बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सोशियोलॉजी बीए थर्ड ईयर के जो नया सिलेबस है यानी 2023 के अकॉर्डिंग उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। 2023 में कौन कौन से चैप्टर आपको सोशियोलॉजी से पढ़ने हैं प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत। तो सोशियोलॉजी जब आप बीए थर्ड ईयर में लेते हैं तो सबसे पहली बात आपको मैं ये बता दूं कि 3 पेपर आपके होते हैं, ठीक है। तो 3 पेपर कैसे होते हैं इसको भी थोड़ा सा समझना आपको आवश्यक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब बीए आप थर्ड ईयर में होते हैं और ख़ास करके आपकी परीक्षा थर्ड ईयर की कब होगी, थर्ड ईयर की जो आपकी परीक्षा होगी 2023 में होने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए आपको वहाँ पर और थर्ड ईयर में पहुँचने के बाद में आपको कितने पेपर करने होते हैं, मतलब कि कितने सब्जेक्ट मिलते हैं। शुरुआत में पहले जो पुराना नियम है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, चूँकि पुराने नियम के अकॉर्डिंग ही हमारे जो छात्र छात्र हैं सेकेंड ईयर पास किए हैं, ठीक है। जो छात्र छात्र हैं सेकेंड ईयर पास करके थर्ड ईयर में आए हैं उनके लिए ये है सिलेबस, ठीक है। बाकी जो न्यू सिलेबस लागू हुआ था एक जो सेमेस्टर प्रक्रिया के तहत, वो सेमेस्टर दूसरा है, उसकी अभी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं और हो चुकी है लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों की, कुछ की बची हुई है, तो वो अलग लेवल में चलेगा, उसका सिलेबस दूसरा है, कहीं ना कहीं पे चेंज है कुछ मात्रा में। लेकिन जो ये थर्ड ईयर वाला सिलेबस जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो पुरानी प्रक्रिया की भांति आप अभी तक पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड ईयर में पास हुए छात्र छात्राएं हैं हमारे, वो थर्ड ईयर में प्रवेश होगा उनका। तो अभी तक सेकंड ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट मिले रहे होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट का यानी एक सब्जेक्ट का, जैसे सोशियोलॉजी आपको था तो सोशियोलॉजी के 2 पेपर हुआ करते थे। जैसे एक पेपर का तो नाम था आप सभी को पता होगा भारतीय समाज, और उसमें जो एक प्रकार से मुद्दे एवं समस्याएं, ठीक है, यानी कि जो है प्रॉब्लम्स जो रहती हैं सोसाइटी की, उन प्रॉब्लम्स और ख़ास करके आप देखते हैं जो कुछ मुद्दे रहते हैं उन मुद्दों के बारे में हमको पढ़ना था। सेकंड पेपर में आप सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण आपको पढ़ना था। तो ये 2 पेपर हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अब जब आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आओगे तो जहाँ पर आपको सेकंड ईयर में 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा था वहीं पर आपको 2 सब्जेक्ट अब पढ़ना पड़ेगा, यानी एक सब्जेक्ट जो आपका होगा उसको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, यानी उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है उसको आप छोड़ दीजिएगा। 2 सब्जेक्ट आपके जो आपके सेकंड ईयर में थे वो रहेंगे आपके थर्ड ईयर तक, ठीक है। अब क्या होगा, पेपर तब भी आप 6 पेपर देते थे और एक पेपर क्या देते थे आप, जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज का वगैरह दे दिया। हालांकि थर्ड ईयर सेकंड ईयर दोनों में एक ही बार देना होता था इन्वायरमेंटल स्टडीज का, चाहे जब दे दीजिए, ठीक है। तो जिन छात्र छात्रों ने सेकंड ईयर में नहीं दिया है उनके लिए थर्ड ईयर में व्यवस्था कर दी गई कि थर्ड ईयर में वो दे दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि तब भी आपको 6 पेपर मुख्य रूप से देने पड़ते थे और अब भी यानी थर्ड ईयर में भी आपको 6 ही पेपर देने पड़ेंगे। अच्छा, 6 पेपर कैसे देने पड़ेंगे इसको समझिएगा। 2 सब्जेक्ट होंगे, मान लेते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आप लोगों ने लिया और एक सब्जेक्ट मान लेते हैं जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस कुछ भी ले लिया, ठीक है। अब मान लेते 2 सब्जेक्ट मिला तो एक सब्जेक्ट में अब कितने पेपर होंगे, अब एक सब्जेक्ट के भाई 3 पेपर होंगे, ठीक है। कितने पेपर होंगे, अब एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो मैं आज बताऊंगा समाज शास्त्र बीए थर्ड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र यानी पेपर 1 के बारे में, इसके बाद में पेपर 2 और इसके बाद में पेपर 3 के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, पेपर का अलग अलग नाम भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर को हमको पढ़ना होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। खास करके अगर मैं बात करूँ थर्ड ईयर में समाज शास्त्र की तो प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है सामाजिक विचारों का आधार। सेकंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर मतलब कि फर्स्ट पेपर का थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर का नाम है सामाजिक विचारों का आधार यानी फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट। सेकंड पेपर का नाम है आपके, क्या नाम है सेकंड पेपर का, सेकंड पेपर का नाम है सामाजिक जो है कहीं ना कहीं पे जो है जो रिसर्च मेथड होता है, सोशल रिसर्च मेथड, सामाजिक अनुसंधान पद्धति, उसके बारे में पढ़ना है। और थर्ड पेपर में आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पॉइंटर्स ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ना होता है। पॉइंटर्स माने होता है अग्रज, अग्रदूत, यानी समाजशास्त्री कुछ अग्रदूत, यानी कुछ ऐसे विचारक जो कि खास करके इंडिया से रिलेटेड रखते हैं तो उनके बारे में पढ़ना। तो जो है पॉइंटर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट कुछ यूनिवर्सिटीज में फॉलो होता है और कुछ में सोशल मुद्दों पर निबंध लिखने के लिए, नहीं सामाजिक मुद्दों पर निबंध लिखने के लिए प्रश्न आते हैं। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में आप देखिएगा तो सामाजिक मुद्दों पर निबंध लिखने के लिए आता है, और बाकी कुछ विश्वविद्यालय और इधर उधर के वहाँ पर आप देखिएगा तो कुछ विश्वविद्यालय में सामाजिक मुद्दों पर निबंध वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल वगैरह में इधर उधर में, और इसी प्रकार से कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनमें आप देखिएगा तो ये शामिल है पॉइंटर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट। हालांकि जो भी होगा हम समझने का प्रयास करेंगे, दोनों के सिलेबस को आपको बता देंगे, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं।
चाहिए। तो फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट के बारे में आज हम इसके सिलेबस के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। नवीनतम से नवीनतम सिलेबस होगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसको मैंने खुद अपने हैंड राइटिंग से इसको लिखा है। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि अगर अंग्रेजी वाले छात्र छात्र हैं तो वो भी लाभान्वित हो सके, और हिंदी वाले हैं आप तो भी लाभान्वित हो सके। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गवाए हुए, और आसानी से हमारे मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। न्यू सिलेबस 2022 में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन 23 में जाकर के आपकी परीक्षा होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले BA तृतीय वर्ष समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारों का आधार, जिसको अंग्रेजी में फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट के नाम से जाना जाता है। आइए हम उन्हीं का सबसे पहले 3 इकाइयों में आपका सिलेबस मुख्य रूप से बटा हुआ है, उन्हीं 3 इकाइयों के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इकाई 1 का नाम है आपके द इमरजेंस या इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इमरजेंस सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है, यानी कि उदय, किस प्रकार से कहीं ना कहीं पे उदय होता है किसका, समाज शास्त्र का। क्योंकि समाज शास्त्र विषय वस्तु से पहले क्या सामाजिक विचार नहीं आते थे लोगों के मन में, या समाज के बारे में लोगों को नहीं पता था, या पता था लेकिन नाम नहीं दिया गया था। इसी प्रकार से तमाम प्रकार के प्रश्न आपके मन में जाहिर सी बात है उठ भी रहे होंगे, और उठने भी चाहिए। अगर आप अभी तक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्रॉस करके आए हैं तो आपके अंदर इतना नॉलेज तो आ ही गई होगी। आपने खास करके फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सोशियोलॉजी का कहीं ना कहीं पे इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पढ़ा होगा। उसमें समाज शास्त्र के बारे में विस्तार से आप लोगों ने जाना होगा, और पढ़ा होगा कि समाज शास्त्र किस प्रकार से समाज शास्त्र का उदय होता है, और सारी चीज़ों को आपने जाना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से समाज शास्त्र का जो उदय हुआ है इसके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो हुआ क्या कि मेरे भाई, 1 मिनट में आप समझिए, उसके बाद में मैं अभी चैप्टर्स बता दूंगा। समझने का प्रयास ये है कि विज्ञानों के वर्गीकरण करते हुए एक अगस्त कॉम्ट नाम के व्यक्ति हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगस्त कॉम्ट वही व्यक्ति हैं, जी हाँ बिल्कुल वही व्यक्ति हैं जो कि समाज शास्त्र के पिता कहे जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज कॉल्ड अगस्त कॉम्ट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बात है 1838 ईस्वी की, 1838 ईस्वी की, और फ्रांस के निवासी हैं अगस्त कॉम्ट। वही अगस्त कॉम्ट मेरे प्यारे दोस्तों क्या करते हैं, आकर के 1838 ईस्वी में एक नाम प्रदान करते हैं सोशियोलॉजी को, समाजशास्त्र को, जो समाजशास्त्र हम कहते हैं सामाजिक भौतिकी। समाज शास्त्र को समाज शास्त्र से पहले सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था, और आकर के इन्होंने क्या किया, 1838 ईस्वी में समाज शास्त्र को एक नवीनतम नाम से संबोधित किया। वो नाम कौन सा है? वो नाम है मेरे भैया समाज शास्त्र। क्या नाम है? समाज शास्त्र, जिसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। समाज शास्त्र जो है 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, इसको भी जान लीजिएगा। एक तो सोशियस यानी समाज जिससे बना है, सोशियस से बना है समाज, और लोगास से बना है आपका शास्त्र विज्ञान। लोगास यानी लोगास से बना लॉजी, सोशियस से बना है आपका सोशियो। ठीक है, तो इस प्रकार से सोशियोलॉजी शब्द है जिसका मतलब होता है समाज का विज्ञान, अर्थात वह विज्ञान जो कि समाज का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है, उसको हम समाजशास्त्र कहते हैं। अब प्रश्न उठता है आपके मन में कि सर जी ये समाज होता क्या है, समाज किसे कहते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोसाइटी? व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी क्या है? तो इस सोसाइटी को समझने के लिए, सोसाइटी एक चैप्टर भी है आपके फर्स्ट ईयर में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सोसाइटी को समझने के लिए सबसे पहली बात आपको संबंधों के बारे में जानना पड़ेगा। किन संबंधों के बारे में? सोशल रिलेशनशिप के बारे में, यानी सामाजिक संबंधों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। सामाजिक संबंध क्या होते हैं बाबू? सामाजिक संबंध कहीं ना कहीं पे, जैसे मान लेते हैं एक उदाहरण, देहाती भाषा में एक उदाहरण मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लेते हैं आप गांव में निवास करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर संबंध कैसा होता है? जजमानी व्यवस्था फैली हुई होती है। फलाने के यहाँ देखिए कोई पंडित जी आ रहे हैं, किसी के यहाँ जो है सत्यनारायण जी की कथा बाँच रहे हैं, वहीं पर नाई आ रहा है, वो आम का पल्ला और केले की पत्ती ला रहा है काट करके। इसी प्रकार से जो है गांव भर में बुलावा कहने जा रहा है। इसी प्रकार से नाई धोबी हो गए, कुम्हार हो गए। इसी प्रकार से तमाम प्रकार के जाति के लोग किसी एक व्यक्ति के यहाँ जब शादी विवाह ठनता है, यानी कोई फंक्शन आता है, तो उस फंक्शन में सभी को दान उद्यान दिया जाता है। खास करके हर एक जाति एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी किस मात्रा में? संबंधों के रूप में। संबंध क्या होते हैं? मान लेते हैं एक जो है रामू नाम का लड़का है, एक रामू नाम का मुखिया, लड़का नहीं मान सकते, रामू नाम का मुखिया है, मतलब ये इसका परिवार है, रामू नाम का एक व्यक्ति समाज में रह रहा है। और ख़ास करके अगर इसकी बात की जाए
तो ये रामू के बाल बड़े बड़े होंगे तो ये नाई के पास जाएगा, ठीक है, नाई के पास जाएगा बाल कटवाने के लिए। अब मान लेते हैं इसको थोड़ा सा वृद्धावस्था आ रही है, या थोड़ा सा इसने माना था कि हमारा लड़का होगा तो हम सत्यनारायण जी की कथा सुनेंगे, तो ये जाएगा पंडित जी के पास कि पंडित जी सत्यनारायण जी की कथा बाज दो। तो ये पंडित जी के पास गया। इसके बाद में यही व्यक्ति, रामू नाम का व्यक्ति कहाँ जाएगा, इसका मान लेते तबीयत खराब हो गया तो ये सॉरी, ये डॉक्टर के पास जाएगा। और जब ये डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर के पास भी यही रामू नाम का व्यक्ति गया। इसके बाद में क्या होगा, इसी रामू नाम के व्यक्ति को सब्जी खरीदना हो तो सब्जी वाले के यहाँ पर जाएगा, दूध खरीदना हो तो दूध वाले के यहाँ पर जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मान लेते हैं इसको डीजल पेट्रोल खरीदना हो तो वहाँ पर जाएगा, पेट्रोल टंकी वाले के यहाँ जाएगा। इसके बाद में मतलब जो भी कुछ इसको व्यावसायिक चीज़ों खरीदना होगा तो अलग अलग स्थानों पर जाएगा, ठीक है। इसको मिट्टी का घड़ा बनवाना हो तो कुम्हार के यहाँ जाएगा, ठीक है। इसको अपनी रक्षा करनी हुई, मान लेते हैं साहूकार है, रक्षा करनी हुई तो ये क्षत्रियों के पास जाएगा कि राजा के यहाँ जाएगा कि मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार से क्या होगा, लगातार ये रामू नाम का व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर जाएगा। मान लेते हैं इसको फूल वगैरह का काम है तो माली के पास चला गया। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि अलग अलग स्थानों पर, मान लेते दूध का काम है तो यादव जी के पास चला गया, मूली का काम है तो मौर्य जी के पास चला गया, सब्जी का काम है तो। इसी प्रकार से आप देखिएगा तो अलग अलग स्थानों पर एक ही व्यक्ति जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है, इस पॉइंट को आपने समझ लिया जो मैं समझाने जा रहा हूँ तो सोशियोलॉजी आपके एकदम से मुट्ठी में हो जाएगी मेरे बाबू। आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट इज़ द बेस्ट, आपके लिए बहुत अच्छा करेगा, ये मैं दिलासा दिलवाता हूँ आपको। लगातार आपसे संबंधित सारी क्लासेस आपको देने का प्रयास बिल्कुल फ्री में शुक्ला स्टडी पॉइंट देने का प्रयास करता है। आप सभी लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए। इस वीडियो पर जितना ज़्यादा आप लाइक देंगे, जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, सभी दोस्तों के पास सब्सक्राइब करेंगे चैनल, उसी के हिसाब से मैं इन सभी चैप्टर्स के बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि डिजिटल बोर्ड वगैरह लगा करके आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जाए। उसके लिए मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूं। आप लोगों का कुछ अगर मदद करने की इच्छा हो तो आप लोग सुपर चैट, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। उसके लिए मैं किसी से कहूँगा नहीं, बाकी मैं वैसे किसी तरीके से मैं जो है इधर इकट्ठा कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा पैसा, क्योंकि कैमरा अच्छा HD क्वालिटी का लेना है और इसी प्रकार तमाम प्रकार की चीज़ों को मुझे लेना है। हालांकि मैं मैनेज करूंगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो डिजिटल बोर्ड पर आपकी क्लासेस जब होंगी तो आपको कितना अच्छा लगेगा, एकदम से सोशियोलॉजी पढ़ने में या जियोग्राफी पढ़ने में या हिंदी साहित्य पढ़ने में आपको एकदम से उसी में डुबा देंगे। गारंटी मैं लेता हूँ मेरे भाई। अभी तो मेरी केवल वॉइस आप सुन रहे हैं, जब प्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष आकर के मैं समझाने का प्रयास करूंगा निश्चित तौर पर आपके सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसा दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो आप सभी लोग बस मेरा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके, बस यही आपसे निवेदन है, यही आपसे विनती है। ओके, चलिए। तो यहाँ पर रामू नाम का व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर गया, अलग अलग लोगों के पास गया। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे रामू का संबंध इससे भी है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सभी से रामू का संबंध जो है ये बन गया। ठीक है, रामू इसको जानना है, ये रामू को जानना, हो सकता है ये रामू को न जाने लेकिन फिर भी जान ही रहा होगा। और इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये रामू नाम के व्यक्ति का इस प्रकार से इतना संबंध हो चुका है इन लोगों में। तो किस माध्यम संबंध हुआ है, ये संबंध जो है कहीं न कहीं पे यही सामाजिक संबंध होता है और इसी सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है समाज। तो समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। मैकाइबर और पेज का यह कथन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। तो सामाजिक संबंधों के अध्ययन, यानी सामाजिक संबंधों की ही को ही हम समाज कहते हैं। सामाजिक संबंधों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, समाज। सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा था, मैकाइबर पेज ने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और ये और यही जाल क्रिएट किया किसने, अकेले रामू ने। इसी प्रकार से रामू जैसे बहुत सारे लोग समाज में रह रहे हैं। ये डॉक्टर है मान लेते हैं, कोई पंडित जी हैं, इनके भी इसी प्रकार तमाम सारे संबंध होंगे। इसके डॉक्टर के भी संबंध होंगे, ठीक है, मूली वाले के भी संबंध होंगे, सब्जी वाले के, दूध वाले के, सभी के अपने अपने संबंध होंगे। इस प्रकार से समाज में एक जाल क्रिएट होता है और इसी जाल को अध्ययन करता है समाजशास्त्र। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और जब समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, चूंकि समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, इसीलिए समाज शास्त्र का अगर प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन देखें तो सोशल रिलेशनशिप का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है मेरे भाई। ये चीज आपको जानना पड़ेगा। इतनी बात अगर क्लियर हुई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर सकते हैं और वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। चलिए,
तो ये समाजशास्त्र के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बताया ताकि आपको समाजशास्त्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाए। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो समाजशास्त्र की बात की जाए तो कांट ने सभी विज्ञानों के विकास क्रम का एक निश्चित सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि विज्ञानों को उच्चता और निम्नता के क्रम में एक संस्तर के रूप में, एक जो है स्तर के रूप में, सामाजिक स्तरीकरण का नाम लिया, संस्करण के रूप में एक क्रमबद्ध तरीके से उसको इन्होंने बताया। कॉम्टे कहते हैं कि सबसे पहले अगर किसी विज्ञान का विकास हुआ है तो वह विज्ञान कौन सा होगा? गणित विज्ञान होगा। कौन सा विज्ञान? तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि विज्ञानों का वर्गीकरण कॉम्टे ने किस प्रकार से किया। तो गणित जो है सबसे पहले गणित का विकास हुआ होगा। दूसरे बाद में आते हैं कांट कहते हैं कि दूसरा जो विज्ञान आया होगा खगोल शास्त्र आया होगा, ठीक है। तीसरा बताते हैं कांट की इसके बाद में भौतिक शास्त्र आया, उसके बाद में रसायन शास्त्र का विकास, उसके बाद में फिर प्राणी शास्त्र का विकास और उसके बाद में समाज शास्त्र का विकास होता है। इसको किसने बताया? और इन्होंने बाद में नीति शास्त्र को भी वर्गीकरण करके हुए बताया कि अंत में नीति शास्त्र का विकास हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या इन्होंने बताया 6वें नंबर पर कि समाजशास्त्र का विकास हुआ, ठीक। और समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम किसने दिया? अगस्त कॉम्टे ने दिया। कब दिया? 1838 में दिया। यहीं से आप देखिएगा एक विशिष्ट रूप से कहीं ना कहीं पे एक अलग तरीके से आपको दिखाई पड़ा होगा कि समाजशास्त्र भी एक विषय है। इससे पहले 1838 से इसको सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था। और आपको बता दूं कि इसका भारत में विकास जो हुआ है खास करके आप देखिएगा 1914 ईस्वी से प्रारंभ होता है और इस प्रकार से भारत में इसका विकास होता है। 1914 ईस्वी में सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को पढ़ाना शुरू किया जाता है। उसके बाद में आप देखते हैं यूपी की बात करूं तो जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी का प्रारंभ सबसे पहले होता है। तो इस प्रकार से अब तो आप अलग अलग जो है चीज़ों पर जाएंगे, अलग अलग जो है हर यूनिवर्सिटी में आप जाइएगा सोशियोलॉजी मिलेगा। दुनिया मतलब भारत के लगभग सभी महाविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय आपको मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये समाजशास्त्र के बारे में कुछ बातें बताई जो कि उदय से संबंधित थी, उसके मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। और ये एक प्रकार से ओवरव्यू था, परिचय था। क्यों परिचय था? इसलिए इसका परिचय मैंने देना चाहा क्योंकि कहीं ना कहीं पे सोशियोलॉजी को समझने के लिए उसको उसके जड़ तक जाना आपको परम आवश्यक है, ठीक। तो ये हो गया समाजशास्त्र के बारे में, ठीक है। समाजशास्त्र का जो सबसे प्रारंभिक ग्रंथ अगर बात की जाए तो आप देखेंगे वेदों से, उपनिषदों से, रामायण, महाभारत, गीता, स्मृतियाँ, ये सब समाजशास्त्र के भारतीय विद्या अधिगम प्रणाली या भारतीय विद्या अधिगम कहीं न कहीं पे जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग समाजशास्त्र का अध्ययन होता है। तो इस प्रकार समाजशास्त्र के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको समझना जरूर था। अगला यहाँ पर देखिएगा सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र में संक्रमण। किस प्रकार से सामाजिक दर्शन से, यानी सामाजिक दर्शन माने सामाजिक भौतिकी, किस प्रकार से सामाजिक दर्शन, यानी सामाजिक दर्शन माने होता है विचार, दर्शन माने सीधा सीधा मतलब होता है विचार। दर्शन शास्त्र आपने कोई नाम सुना होगा, फिलोस प्लस सोफिया, दो शब्दों से मिलकर के बनता है फिलोसॉफी, ओके। ये बात ध्यान, दर्शन माने होता है विचार। जब हम किसी चीज़ को देख करके और उसके बारे में विचार मतलब करते हैं तो वो होता है आपका दर्शन, ठीक है। तो जो सामाजिक विचार थे बाबू, उनसे किस प्रकार से समाजशास्त्र का उदय होता है, किस प्रकार से सामाजिक विचार और समाजशास्त्र के बीच में संक्रमण होता है। संक्रमण समझ रहे हैं ना? जब सामाजिक दर्शन था और उसके बाद में किस प्रकार से समाजशास्त्र आया और किन किन नियमों को संजोए हुए आया, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर 1। इसके अलावा बौद्धिक प्रतियोगिता की बात करें अगर हम, तो बौद्धिक प्रतियोगिता की बात की जाए, किस प्रकार से सामाजिक विचारधाराओं में तमाम प्रकार के विचारधाराओं का उदय हुआ, तमाम प्रकार के बुद्धिजीवी आते हैं और अपनी अलग अलग तरीके से परिभाषा, समाजशास्त्र की परिभाषा हो या सामाजिक जो संस्थाएं हैं जैसे कि समाज हुआ और परिवार हुआ, धर्म हुआ, विवाह हुआ, तमाम प्रकार की संस्थाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में, समुदाय हुआ, समूह हुआ, ठीक है, समिति, संस्था, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो इन सभी के बारे में बौद्धिक प्रतियोगिता हुई, विद्वानों में मतभेद हुआ, विद्वानों में खंडन मंडन की प्रक्रिया चली। इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास। आगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकतों का ज्ञानवर्धन, यानी कि सामाजिक ताकतें किस प्रकार से सामने आई,
मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकतों के बारे में किस प्रकार से हमको जो है जानकारी मिली, इन सभी चीज़ों को हमको जानना पड़ेगा। किस प्रकार से सामाजिक जो है सोशल जो चीज़ें हैं, जो इकोनॉमिकल चीज़ें हैं, जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, किस प्रकार से हमारे समक्ष आती हैं और किस प्रकार से हमने इसको ग्रहण किया, किस प्रकार से इसको हमने एब्जॉर्ब किया, इसको जानना यहाँ पर आपको परम आवश्यक है। और यह बात ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी में इस पहले चैप्टर का नाम आप क्या दे सकते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम सोशल फिलोसॉफी टू सोशियोलॉजी। सेकंड चैप्टर को आप कह सकते हैं बौद्धिक प्रतियोगिता को जो है इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में हम सोशियोलॉजी को जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में इनलाइटमेंट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस, ओके, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकतों के बारे में किस प्रकार से लोगों ने जाना, किस प्रकार से लोगों को बोध हुआ। ठीक, अगला चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति। और बता दूं आपको, जिस प्रकार से फ्रांस में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, जो औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में, इन सभी क्रांतियों का प्रभाव समाज पर बहुत ज़्यादा पड़ा। और जब इनका प्रभाव समाज पर पड़ा तो कहीं ना कहीं पे सामाजिक नियमों पर, सामाजिक जो चीज़ें थी और समाजशास्त्र का अध्ययन कहीं ना कहीं पे एक उसको नई दिशा मिलती है। जब फ्रांसीसियों के मन में तमाम प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न होने लगी, तमाम प्रकार के राजतंत्र का लोग विरोध करने लगे, गणतंत्र के रूप में या फिर जो है लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए लोग सामने आने लगे, लोगों के मन में अपने अधिकारों के प्रति भाव जागृत हुआ, लोगों ने समझा कि हमारे कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, हमारे कुछ नैसर्गिक अधिकार हैं, हमको लेना चाहिए। राजा कोई भगवान नहीं होता है, राजा एक प्रकार से हम लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता है जो कभी भी हट सकता है। जब इन चीज़ों के लिए मन में जो है लोगों के विकास होता है, फ्रांसीसी क्रांति होती है, इंग्लैंड की क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति, तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की क्रांतियां कहीं ना कहीं पे समाज की पहलुओं को चेंज कर देती हैं। समाज के जो मापदंड है, समाज के जो पहलू हैं, उन पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालती हैं। और उन्हीं पहलुओं को देखते हुए समाजशास्त्र के विकास में बड़ा योगदान मिलता है। इसीलिए हमको यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और औद्योगिक क्रांति जो कि इंग्लैंड में खास करके उदय होती है और इसका प्रभाव संपूर्ण जगत पर, सकल जगत पर पड़ता है, उसको जानने का प्रयास। ठीक है, इसको किया जाएगा। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास, आपके अकॉर्डिंग करने का प्रयास और आपको विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास सब करेगा। ओके, इकाई 2 में हम प्रवेश करते हैं बाबू। इकाई 2 को हम द पॉइनियर्स यानी इकाई 2 को हम क्या कहते हैं, यूनिट 2। ठीक है, इसको पॉइनियर्स को हम अग्रदूत कहते हैं हिंदी में। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको और आपको जानना पड़ेगा। अग्रदूत मतलब किस प्रकार से समाज शास्त्र के उदय में कुछ विद्वान आए जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, जैसे कि अगस्त कॉम्ट को समाज शास्त्र का जनक यूं ही नहीं कहा जाता है। अगस्त कॉम्ट के कई सारे सिद्धांत हैं। अगस्त कॉम्ट एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप देखिएगा अगस्त कॉम्ट के द्वारा ही आप देखते हैं जो अगस्त कॉम्ट का जो है पॉजिटिविटी, मतलब कि कहीं ना कहीं पे जो है पॉजिटिविज्म सिद्धांत है, बड़ा फेमस है अपने आप में। इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, विस्तार से जानना पड़ेगा उसके बारे में। मैं समझाऊंगा, 1-2 दिन क्लास होगी पॉजिटिविज्म पर, या एक ही दिन क्लास ले लूँगा 1-1.5 घंटे की और विस्तार से उसमें समझा दूंगा किस प्रकार से ये विचारधारा है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। तो अभी आपको थोड़ा बहुत इधर-उधर से अगर पढ़ने की आवश्यकता है तो आप जैसे सिलेबस आपको पता हो गया, आप गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। बाकी जो मॉडल पेपर हमारे चैनल पर 2022 के 2021 के अवेलेबल है, अपलोडेड है, उनको देखेंगे तो उसमें प्रश्न और उत्तर कैसे आते हैं उसको मैंने बताया है और उसको विस्तार समझाया। तो आप 2022 वाला और 2021 वाला जरूर देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको जरूर देखिएगा मेरे हिसाब से। बाकी 2023 का मॉडल पेपर मैं जल्द ही आपको दे ही दूंगा, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तब तक आप लोग इसको देखिए। तो अग्रदूत यानी समाजशास्त्र के उदय में समाजशास्त्र की विचारधाराओं को संजोने का प्रयास, समाजशास्त्र के विषय वस्तु को बढ़ाने का प्रयास, समाजशास्त्र के कंटेंट में कहीं ना कहीं पे अपना योगदान देने का प्रयास जिन विद्वानों के द्वारा किया गया, उन्हीं विद्वानों को पॉइनियर्स कहा जाता है। और द पॉइनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी, शुरुआती सोशियोलॉजी में किस प्रकार से, अच्छा शुरुआती सोशियोलॉजी भारत की अगर बात की है, भारतीय जो प्रणाली रही है उनमें जैसे वेदों का, इन सभी का तो अध्ययन बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन कोई खुल करके सामने समाजशास्त्र के बारे में बताने के लिए नहीं आया था। चूँकि समाजशास्त्र यानी वैदिक कालीन समाज आप देखेंगे, इस सभी समाजों के बारे में तो पता था लोगों को कि समाज ये होता है, लेकिन समाज पर वैज्ञानिक तरीके से, विधिवत तरीके से जो आए वो अगस्त कॉम्ट आए। अगस्त कॉम्ट फ्रांस के हैं। ठीक है, इनकी जो है मृत्यु हो जाती है 1857 ईस्वी में, आप सभी को पता होगी। तो अगस्त कॉम्ट
का पॉजिटिविज्म सिद्धांत जो है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में स्पेंसर का पूरा नाम क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक डार्विनवाद कौन है? डार्विन को कौन नहीं जानता है? डार्विन ने जिराफ पर शोध किया। जिराफ पर इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं पे इन्होंने जानवरों पर शोध किया था डार्विन ने, ठीक है। लेकिन स्पेंसर ने उसी को स्वाभाविक एकता का सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर का स्वाभाविक एकता का सिद्धांत बड़ा फेमस है, समाज से संबंधित है। इन्होंने मनुष्यों पर वही फॉलो किया, किस प्रकार से समाज का विकास हुआ इसको बताया हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो डार्विनवाद इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि डार्विन ने उसको पशुओं पर लागू किया था, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने उसको समाज पर लागू किया, मनुष्यों पर लागू किया। तो सामाजिक डार्विनवाद इसीलिए इसको कहा जाता है। ओके, आगे हमको पढ़ना दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत। दुर्खीम से पहले किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा जो दुर्खीम ने बताया। इमाइल दुर्खीम इनका पूरा नाम है। आत्महत्या का सिद्धांत इमाइल दुर्खीम ने दिया, और एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि कहीं ना कहीं पे जो लोग आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या लोग खुद नहीं करते हैं, उसमें उनकी खुद की कहीं ना कहीं पे कारण नहीं होते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं पे सामाजिक जो गतिविधियाँ होती हैं, सामाजिक जो कारण होते हैं, सामाजिक मापदंड, सामाजिक नियम, सामाजिकता, कहीं ना कहीं पे जब व्यक्ति को लगता है कि समाज में मेरी इज्जत चली गई है, समाज में अब मैं समाज को क्या मुँह दिखाऊंगा, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, तब लोग आत्महत्या करते हैं। और मुझे तो कहते हुए बड़ी शर्म की बात हो रही कि समाज जो है ये कहता रहेगा, समाज को सुनो मत, समाज बहुत कुछ कहेगा। आज आप देखते हैं जो 3-4 समस्याएं समाज की एक ऐसी समस्या है जिन पर मैंने खूब गहन तरीके से उसमें विचार किया, विमर्श किया। आपको बता दूं, दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है। दहेज लोग क्यों लेते हैं? सबसे बड़ी बात, सबसे प्रश्न यही उठाओ कि दहेज लोग लेते क्यों हैं? दहेज इसलिए नहीं लेते कि चूंकि उनको पैसे की आवश्यकता है, पैसे हैं उनके पास, लेकिन दहेज आजकल सामाजिक प्रतिष्ठा का एक अंग माना जा रहा है। यानी अगर दहेज नहीं मिला, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे बगल मान लेते हैं एक रामू नाम का व्यक्ति है, एक श्यामू नाम का, तो श्यामू के लड़के का ब्याह था ना, तो श्यामू के लड़का का कई रुपया मिला? 1 लाख रुपया नगद मिला, सीकड़, घड़ी, अंगूठी मिली, और एक हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मिल गई, ठीक है, एक गाड़ी मिल गई। अब मान लेते हैं बगल, अब रामू के लड़के का ब्याह था ना बाद में, तो रामू के यहाँ जितना बरदेखा आई हैं, ब्याहू आई हैं, उनसे रामू के पापा या रामू ये कहें, रामू के पापा तो कुछ थोड़ा बहुत कम कहें कि चलो ठीक है किसी तरीके से, लेकिन क्या होता है जो औरतें होती हैं, रामू की मेहरारू और श्यामू की मेहरारू, यानी रामू की पत्नी और श्यामू की पत्नी जो है आपस में बैठेंगी, तो बहनी तुम्हें कितना मिला रहा? तो बताइए, अरे हमारे में ऐसा मिला था, इतना थान आया था, वो आया, दुनिया भर का। मैंने इसको बड़े प्रत्यक्ष तरीके से देखा, इस पर रिसर्च करने का प्रयास किया, इस पर खूब ज़्यादा कहीं ना कहीं पे घुसने का प्रयास किया इस मुद्दों पर, तो देखा कि औरतें बात करेंगी। अच्छा, तो जो रामू की पत्नी है वो भी सोचे कि हमारे लड़का मत नहीं मिले चाहिए। अच्छा, हो सकता है कि श्यामू थोड़ा सा अमीर हो, उसके हिसाब से उनको मिला हो, लेकिन अगर रामू नहीं अमीर है उससे अलावा, लेकिन वो भी जो है कहीं ना कहीं पे अपनी मोछ परताव देंगे और कहेंगे नहीं, अगर इनके लड़कों में इतना मिला है। अब ये कोचेगी आकर के रामू को उसकी पत्नी, अरे फलानमा के उम्र तो इतना मिला रहा, तू काहे नहीं देते हो? इस प्रकार से चीज़ें होंगी, और जब इस प्रकार से चीज़ें होंगी तो ये जब प्रेशर पड़ेगा रामू के ऊपर, भाई खाना लेना है, अगर खाना खाना है तो पत्नी की बात माननी पड़ेगी। लड़कों को कहीं हाँ भाई अगर वह पाए नहीं तो हम ना पाए, अगर वही स्प्लेंडर प्लस से चलते हैं और हम उनसे तनिको लूज गाड़ी चलब तो फिर का हुए, समाज के लोग हमें का कहें, हमार का प्रतिष्ठा रहिए। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, ये भी दहेज मांगेंगे। तो इस प्रकार से लोग दिखावे के चक्कर में दूसरा पाएगवा हम काहे लिए नहीं पाए, अभी दूसरा 50,000 पाया होता तो ये भी 50,000 पे शादी फिक्स कर देते। ये बात होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जब लोग जानते हैं, लोग देखते हैं कि ये हो रहा है, उसी को अपनाते हैं। और दहेज एक ऐसी ही व्यवस्था आई जो देख देख करके लोगों ने अपनाई, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। यानी कि आप चले जाइए प्राचीन काल में, जब प्राचीन काल में आप घुसिएगा तो दहेज जो एक प्रकार से समस्या है, वो एक समस्या नहीं थी, एक उपहार स्वरूपा लोग देते थे, राजा महाराजा लोग देते थे, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे। उसी को देखा निचले कास्ट के लोगों ने, छोटे जातियों के लोगों ने कहा राजा दीन है, और थोड़ा सा उन्होंने मान लेते साहूकार लोगों ने देखा, उन्होंने देखा कि हाँ राजा दीन है, अरे हम कहा नहीं दी, हमारे लोग पैसा है, साहूकार लोग दीन, साहूकार का लोग, और लोग नीचे लोगों ने देखा, उनका है साहूकार से थोड़ा सा हम कम है, शूद्र लोगों ने देखा, शूद्रों ने देना प्रारंभ किया। इसके अलावा आप देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय तो शुरुआत से ही जो बड़े बड़े थे वो देते थे। अच्छा, ब्राह्मणों क्षत्रियों में कुछ बड़े जातियां भी होती हैं, कुछ छोटे जातियां भी होती हैं, मतलब कि कहने छोटी जातियां कहने का मतलब ये नहीं कि अमीरी गरीबी के हिसाब से मैं बड़ी छोटी बोल रहा हूँ। तो कुछ बड़ी जातियां जिनके पास पैसा है वो ज़्यादा दे रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं था वो नहीं दे रहे। अब धीरे धीरे वो भी देना कि हाँ चाहिए, कुछ देना चाहिए, कुछ देना चाहिए। अब चाहिए में आजकल जो है दहेज
अब देना ही पड़ रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा सामाजिक जो है लोग आ रहे हैं कि वह जो है दहेज को हटाओ, ये करो, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। युवा क्या करेगा आगे आकर के, खुद ही सोचो। एक बात तो है, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। आप जा करके अपने घर में कहो कि हम दहेज ना ले भाई, अच्छा ऐसी बात है कि अगर आपकी नौकरी वोकरी लगी है तब तो चलो दहेज नहीं लोगे, तभी प्रेशर घर से इतना ज़्यादा पड़ेगा, गांव भर के नात रिश्तेदार तुम्हें परेशान कर दें कि अरे काहे न लेबो, ले चाहिए दहेज, नहीं दहेज न लेबो तो ये गलत काम है, इससे दोष होता है, दिक्कत हो जाएगी बाद में, फिर मुझसे मत कहना कि नहीं रोका था। तमाम प्रकार के ज्ञानी लोग तुमको समझाएंगे आकर के, ये चीज़ें होती हैं। तो हालांकि इस पर मैं चर्चा करूंगा दहेज वाले चैप्टर में, हालांकि पढ़ना भी पड़ेगा आपको यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में। आप लोग तो पढ़ चुके हैं। दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत वही है, समाज मजबूर कर देता है लोगों को। समाज आकर के ये नहीं कहता कि तुम आत्महत्या करो, लेकिन समाज ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिससे व्यक्ति आत्महत्या के जाल में खुद ही कूद जाता है और अपने प्राणों की बलिदान दे देता है। इस प्रकार के समाज का ना रहना ही बेटर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं खुले मंच पर बोल रहा हूँ। अगर समाज इस प्रकार से सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, अरे यार मान लेते किसी की, अब गाँव वगैरह में क्या होता है, किसी की लड़की मान लेते किसी के साथ प्यार करके भाग गई और शादी कर ली, तो लोग एकदम से उस जो है कहीं ना कहीं पे उसके घर वालों को बुरी नज़र से देखते हैं। अरे तू अपन लड़की नहीं संभाल पाए तो हमें का, अरे यार लड़की में और दूसरे में फ़र्क होता है। अभी किसी नेता मंत्री की लड़की भाग जाए तो लोग सोचेंगे, नेता मंत्री के ऊपर क्या सवाल उठाएंगे कि अगर अपने लड़के नहीं बचा पाइस तो समाज का क्या बचाए, हम जनता का बचाए। ये बात नहीं है। लड़की की क्या सिचुएशन है और जनता की क्या सिचुएशन है, लड़की की क्या सिचुएशन है, लड़की की क्या सिचुएशन है, उसको समझना परम आवश्यक है। लड़की को आप ताले के अंदर बंद करके रख रहे हो घर में, उसकी स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं कि वो घूमे टहले, वो भी जा कर के टिकिया फुल्की खाए चौराहे पर। आप जाते हो शाम को आराम से बैठ करके समोसा और चाट खाते हो, चाय के गप लड़ाते हो बैठ करके जो है किसी जो है नुक्कड़ पर। लेकिन औरतें जाती हैं कभी चाय पीने, कभी ठेले पर नहीं जाती हैं, समोसा खाने आप लेकर के आते हो, घर में बैठ के चार दीवारी के बीच में खा लेती हैं। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा भाई, उनके अंदर भी एक जीव रह रहा है। तो कहीं ना कहीं पे भाग गई यार तो क्या हुआ, चली गई, तुम्हारे दहेज बच गया, तुम्हारी कहीं ना कहीं पे सामाजिक जो चीज़ें थी वो बच गई। लोग तो कहेंगे यार, मोदी जी को बहुत सारे लोग जो है इधर उधर की बात कहते हैं, बड़े बड़े मनमोहन जी को तमाम सारे लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही थी। इसी प्रकार से राहुल गांधी को देखो, कितना बड़ा व्यक्ति, मतलब आप देखिएगा राहुल गांधी की बराबरी कर सकता है कोई? इतने दिन से जिसके जो है घर में प्रधानमंत्रित्व का पद रहा है और पूरे कांग्रेस की एकदम से अध्यक्ष, राहुल गांधी की बराबरी करने वाला कौन है? आप सोचो एक तरीके से। लेकिन फिर भी लोग उसको कह रहे हैं, सुन रहा है। तो भाई अगर आप सामाजिकता के कुप्रभाव को अपने अंदर लेंगे तो फिर दिक्कत है। तो सामाजिक आत्महत्या का ये सिद्धांत है। अगला है वेबर का अधिकार, जो है एक प्रकार से कहने के मैक्स वेबर का जो अथॉरिटी का सिद्धांत है, अथॉरिटी का नेम, इसको पढ़ना है हमको। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट नैतिकता एवं पूंजीवाद की भावना, किस प्रकार से प्रोटेस्टेंट नैतिकता यानी कि ईसाई धर्म में भी बहुत ज़्यादा, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आप देखते हैं कुछ बहुत ज़्यादा बुराइयाँ, कुछ लोग आकर के फालतू में बदनाम करने लगते हैं कि हाँ हिंदू धर्म में ये चीज़ ऐसा नहीं, ऐसा करो। अच्छा कुछ लोग तो ऐसे हैं, ऐसे पंडित हमने देखा है, मैं भी खुद भी पंडित हूँ, मुझे ऐसी बात नहीं कि मैं पंडितों की बुराई कर रहा हूँ या ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनमें भी कि नियम बनाते हैं अपनी तरफ से कि जो है अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इसको जो है ऐसे आम के पत्ते से पल्लू डाला हुआ तो आगे का फुनगी तोड़ दो, पीछे का तोड़ दो, पान का पत्ता जो है फुनगी आगे पीछे का तोड़ दो, ये करो करो, इस जो है जल ऐसे छिड़को नहीं, ऐसे दिया था, ऐसे नहीं, वैसे दुनिया भर का तिकड़म उसमें बताएंगे कि ये नहीं वो नहीं। अरे यार भगवान का इतना टाइम नहीं है कि तुमने ऐसे किया वैसे किया, बस आपके भाव को भगवान देखते हैं। भाव ही सब कुछ है, भाव ही सब सार है, भाव से पूजे अगर तो भाव सागर से बेड़ा पार है। ये टिटिमा दुनिया भर का जो इधर उधर का फंसाते हैं लोग, उसमें कहीं ना कहीं पे उसको नहीं करना चाहिए और इसी चीज़ से लोग परेशान हो जाते हैं। जो कहीं ना कहीं पे बेचारा मान लेते हैं, इधर उधर से गया 10 घंटे उसको खड़िया करके और ये तमाम प्रकार की चीज़ें करवाओ, ऐसी बात भाई अगर मन में उसके भगवान है, दिल में उसके भगवान है, तो फिर उसको ये तमाम प्रकार की चीज़ें करने की आवश्यकता है। आप सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे हैं, उससे पहले दुनिया भर का आपको ये दुनिया भर का चीज़ नहीं करना है कि हाँ अब यही करना है। अगर वो नहीं है, फिर अगर मान लेते आपको कुछ कोई वस्तु नहीं मिल पा रही, मान लेते हैं आपको पक्की मिठाई नहीं मिल पा रही है, बढ़िया बर्फ़ी नहीं मिल पा रही, छेना, तो आपको कहीं ना कहीं पे बतासे से काम नहीं चलेगा, उससे भी काम चलेगा।
भगवान ये थोड़ी ना कहते कि हमको बर्फ़ी चाहिए, भगवान ये थोड़ी ना कहते कि हमको बहुत बड़ी चीज़ चाहिए, नहीं। भगवान ये नहीं कहते हैं हनुमानगढ़ी पे जो है लगातार जा कर के आप जो है तमाम प्रकार की जो है फर्जी, ये मैं नहीं कह रहा कि यहाँ जा कर के वो चीज़ें करें, लेकिन भगवान चाह रहे हैं कि आप जैसे कोई गरीब मिले उसकी मदद कर दें और उसके बाद में आप भगवान को भी चढ़ा दें, पंडित पुजारी को भी दे दें। इस प्रकार की चीज़ों को आपको करना चाहिए, ना कि आपको तमाम प्रकार की चीज़ें, जैसे कि आप कोई जो है जिंदे रहने पर अपने पिताजी को आप पानी नहीं सही तरीके से पिला रहे हैं, मरने के बाद में आप पानी दे रहे हैं, ये तमाम प्रकार की बुराई। इसी प्रकार से मुस्लिमों में भी बहुत सारी बुराइयां आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए मुस्लिमों में तमाम प्रकार की शादियां लोग करते हैं। हालांकि मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे धार्मिक लोग मेरे ऊपर जो है तंज कसेंगे, लेकिन मैं माफ़ी चाह रहा हूं, मैं किसी धार्मिकता पर ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं, बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं भगवान शंकर का, भगवान हनुमान जी का, ठीक है, सभी का, भगवान राम जी तो मेरे हृदय में बसते हैं, मैं सभी का बहुत बड़ा पुजारी हूँ। मैं खुद भी पंडिताई करता हूँ, पूजा, लेकिन मैं उस सभी जजमान से जो भी कुछ मिलते हैं मैं सबसे बताता हूँ कि बस आप सही तरीके से अपने विचारों को, अपनी मानसिकता को, अपने हर चीज़ों को शुद्ध करें, ताकि आप को कहीं ना कहीं पे आपसे कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं पे नाराज़ ना हो। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ये सब इसी प्रकार से हर एक धर्म में बुराइयाँ आई। जब मुस्लिम धर्म में बुराइयाँ आई तो मुस्लिम धर्म अलग अलग संप्रदायों में बटा, हिंदू धर्म में बुराइयाँ आई तो यही बुराइयाँ उस समय चल रही थी। उन्हीं बुराइयों को कहीं ना कहीं पे लोगों ने हटाने का प्रयास किया। हिंदू धर्म में तमाम प्रकार की चीज़ें, तुलसीदास जी महाराज आए और उन्होंने कहीं ना कहीं पे जो हिंदू धर्म बढ़ गया, सनातन मतलब कि वैष्णव में, शैव में, उनको एक करने का प्रयास किया, ठीक है। निर्गुण सगुण को एक करने का प्रयास तुलसीदास जी ने किया, ठीक है। कहा कि आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बर जोगी। इस प्रकार से कहा कि बिन पग चले सुने बिन काना, ठीक है, इस प्रकार से बताया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं पे आपको ये समझना पड़ेगा कि वास्तविक चीज़ है क्या, वास्तविकता से आपको परिचित होना पड़ेगा। धार्मिक कट्टरता आपको ले डूबेगी, ये मैं बता रहा हूँ एकदम से। तो धार्मिक कट्टरता, चाहे आप मुस्लिम धर्म से हैं, चाहे आप हिंदू के हैं, चाहे ईसाई से हैं, चाहे आप जो है बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं। आजकल तो बौद्ध धर्म के लोग जो कहीं ना कहीं पे जो है कहीं ना कहीं पे जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को, जो एक बड़े महानायक हैं, उनको भगवान मानने लगे हैं, भगवान की तरह। तो भगवान कोई व्यक्ति, मैं खुले मंच पर बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, वो महानायक हो सकता है। इस बात पर आप जोर दीजिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, वो महानायक हैं, भगवान नहीं है, ठीक है। इससे आप क्या कर रहे हैं, भगवान की मर्यादा को ठेस पहुँचा रहे हैं। तो जैसे रावण था, वो बहुत विद्वान था बहुत, लेकिन जब उसने कहा कि मैं भगवान हूँ तो उसको भगवान श्री राम ने, तो भगवान, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान कहने लगे, भीमराव अम्बेडकर जी ने कभी कहा था कि हमारी पूजा करो, हम भगवान नहीं कहा था, ठीक है। तो हालांकि अपनी आस्था होती है जो इस व्यक्ति की। आजकल आप देखिए अलग अलग तमाम प्रकार के जो है अलग अलग संप्रदाय के लोग नए नए टेक्निक का प्रयोग करके धर्म को एकदम से बर्बाद कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इस मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको आपको बड़े जो है तरीके से, अच्छे तरीके से इसको समझना पड़ेगा आजकल के युवा पीढ़ी को, और उसको समझना पड़ेगा। भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति झुकाव, भगवान के प्रति हर एक चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। मतलब उसको जानिए कि भगवान है क्या, भगवान के बारे में समझो, ना कि आप जो पूंजीपति या फिर जो अमेरिका या फिर जो ब्रिटेन में हो रहा है उनका अनुकरण करें आप। अनुकरण का एक सिद्धांत सोशियोलॉजी में, अनुकरण एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो अनुकरण आपको नहीं करना है उनका, आप अपनी जो भारतीय संस्कृति, जो वेद में लिखी चीज़ें हैं, जो आर्यण में लिखी हैं, जो मतलब उपनिषदों में लिखी, उनको आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखी, ब्राह्मण ग्रंथों में, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूँ कि ग्रंथों में कोई बातें ये सब नहीं लिखी दुनिया भर का जो ये तमाम प्रकार के लोग बताते हैं। ये लोग अपनी तमाम प्रकार की चीज़ों को चलाने के लिए कुछ लोग बताते हैं। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। आप आपने गीता को कभी पढ़ा, आपने रामायण को कभी विधिवत तरीके से पढ़ा, आप पढ़िए उसको, तब अपने आप के बारे में, अपने धर्म के बारे में जानने का प्रयास करें, ठीक। तो वेबर का अथॉरिटी का नियम यहाँ पर प्रोटेस्टेंट नैतिकता एवं पूंजीवाद। तो इसी प्रकार से ईसाई धर्म में क्या हुआ, खूब ज़्यादा तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार, चर्च के लोग ही सब चीज़, जैसे चर्च के जो पादरी हैं वही जो कहेंगे वही होगा, और उनके खिलाफ अगर कोई बोल दिया तो एकदम से उनके प्रति कहीं ना कहीं पे जो है सरकार वाले लोग उनको काट डालते थे। इस प्रकार से मतलब कबीर दास की मैं बात करूं, हिंदी साहित्य में, भारतीय समाज में कबीर दास जैसा, जिस प्रकार से कबीर दास जी ने तंज कसा, हिंदुओं के ऊपर तंज कसा, मुस्लिमों को बहुत तंज कसा, और सभी हिंदू मुस्लिम पर खास कर उन्होंने तंज कसा खूब अधिक मात्रा में। आप देखिएगा
कहा कि जो मुस्लिम लोग उस पर मैक बांधते क्या बहरा हुआ खुदा उन्होंने कहा, और हिंदुओं पर कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इस प्रकार से कबीरदास ने तंज कसा। क्या कबीरदास आज जो ये भारतीय समाज में ऐसा बोल रहे थे, कुछ पंडितों ने और मौलवियों ने इस पर ज़्यादा एक्शन नहीं लिया और ना ही सरकार ने इस पर एक्शन लिया, लेकिन यही बात अगर कबीरदास जाकर के इंग्लैंड में बोलते या कबीरदास यूरोप की किसी भी देश में जाकर के बोलते, कबीरदास जिंदा न रहते। ये बात मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जितने भी सिद्धांत आप देखते हैं खगोल शास्त्र में, जो बाद में सिद्धांत जियोग्राफर्स आए, जो जियोग्राफी के महान विद्वान आए, उन लोगों ने जो किया, कहीं ना कहीं पे उनके सिद्धांत बहुत दिनों तक प्रकाशन में ही नहीं आए। वो लोग डर के मारे अपने सिद्धांतों को नहीं सामने ला रहे थे कि सूर्य पृथ्वी की चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। मतलब जो चर्च कह दे, जो सरकार वहाँ की वो पादरी लोग कह दे, बस वही डन है। उस पर अगर कोई तंज कसे, उस पर कोई आलोचना नहीं कर सकता था। इस प्रकार से चीज़ें थी इसमें। इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास, प्रोटेस्टेंट नैतिकता आती है, वहाँ पर उदय होता है। इसको समझना पड़ेगा और पूंजीवाद की भावना को समझना पड़ेगा। पूंजीवाद की भावना क्या है, पूंजीवाद की विचारधारा क्या है, इसको समझना पड़ेगा। और पूंजीवाद की जब विचारधारा आती है, उसी पूंजीवाद की विचारधारा के बाद में किस प्रकार से कार्ल मार्क्स आते हैं। और ये कार्ल मार्क्स ऐसा व्यक्ति जो कि ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष की विचारधारा को देता है और कहा कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और वर्ग विहीन समाज की कल्पना मैं करूंगा। इस प्रकार से जो वर्ग संघर्ष की विचारधारा देने वाला जो कार्ल मार्क्स आता है, उसने साम्यवाद, समाजवाद जैसे शब्दों के बारे में बताया। समाजवाद शब्द कहीं ना कहीं पे दिया और पूंजीवाद का घोर पूंजीवाद अपने समय में जिस प्रकार से आगे बढ़ा, उस पूंजीवाद को ख़त्म करने का प्रयास कहीं ना कहीं पे कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स वही व्यक्ति है मेरे प्यारे दोस्तों, जिनको आज कोई यूरोप ही नहीं पूरा संसार जानता है। उनका सिद्धांत आज उस समय नहीं, तत्कालीन समाज में भी नहीं, आज के वर्तमान समाज में भी प्रासंगिक है। आज वर्ग संघर्ष जिस प्रकार से, जैसे यूरोप में वर्ग संघर्ष चलता था, जो अमीर व्यक्ति है एक गरीब व्यक्ति है, तो अमीर और गरीबों के बीच के जो संघर्ष होता है बीच का, वही संघर्ष जो मजदूर और सर्वहारा वर्ग के बीच में संघर्ष होता है, जो मजदूर के जो मतलब कि जो मिल के मजदूर है और मिल का जो मालिक है, उनके बीच का जो संघर्ष है, यही है वर्ग संघर्ष। यानी कि ऐसे वर्ग जो कि आर्थिक तंत्र पर बने हुए हैं, एक व्यक्ति बहुत अमीर है, एक व्यक्ति बहुत गरीब है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। इस बात पर तंज कसा किसने? इस बात को कहीं ना कहीं पे हमारे समक्ष लाने का प्रयास किया वर्ग संघर्ष के प्रधेता, वर्ग संघर्ष की विचारधारा को देने वाले हमारे विद्वान कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स की विचारधारा से ना केवल इतिहास, ना केवल समाजशास्त्र, ना केवल राजनीति शास्त्र, ना केवल मेरे प्यारे दोस्तों हिंदी साहित्य, बल्कि संपूर्ण जगत के तमाम प्रकार के जो कला के जो क्षेत्र के तमाम सारे विषय हैं, वो सब प्रभावित होते हैं। और जब भी हम हिंदी साहित्य पढ़ते तो हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा का खूब गहरा प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं मार्क्सिस्ट विचारधारा का प्रयोग, आप देखते हैं प्रगतिवादी जो विचारधारा होती है, प्रगतिवाद में खूब अच्छे तरीके से मुंशी प्रेमचंद पर आप देखिएगा आकर के लास्ट में आकर के जो है मार्क्सवाद का विचार खूब आ जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद पर 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। उसके बाद में आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं पे प्रगतिशील लेखक के जितने भी सदस्य रहे, प्रगतिशील यानी प्रगति काल आप देखते हैं आता नहीं, प्रगति युग, प्रगतिवाद आप देखते हैं, प्रगतिवाद की विचारधारा से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति रहे हैं, वो सभी कहीं ना कहीं पे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित रहे हैं। छायावाद पर भी मार्क्सवाद का कहीं ना कहीं पे कुछ प्रभाव आपको दिखेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य यानी साहित्य को हिंदी, ना केवल हिंदी साहित्य बल्कि अंग्रेजी लिटरेचर से लेकर के जितने भी लिटरेचर आपके इधर उधर फैले हुए थे उस तत्कालीन समाज में, सब जगह पर इसके प्रभाव और इस प्रकार की रचनाएं लिखी जाने लगी, जो कि वर्ग संघर्ष के बारे में कार्ल मार्क्स विचारधाराओं से प्रेरित थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना परम आवश्यक था। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा, तो इस प्रकार से आपकी इकाई 2 समाप्त होगी। इसके बाद में इकाई 3 की अगर हम बात करेंगे, इकाई 3 की अगर हम बात करें बाबू, इकाई 3 की बात करें यानी कि यूनिट 3 की, यूनिट 3 को समझने के लिए आपको और चीज़ों को जानना पड़ेगा। देखिए, पहली बात, भारत में सामाजिक विचारों का विकास, किस प्रकार से भारत में सामाजिक विचारों का विकास हुआ, उनको समझना परम आवश्यक है। ठीक है, तो भारत में सामाजिक विकास आप देखते होंगे कि जो इंडिया है अपनी, जो भारत है, उसमें सामाजिक विचारों का विकास
आपको वेदों से तमाम प्रकार के विचारों को लेकर के, और आपको देखिएगा जो आधुनिक समाज में तमाम प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, इनको जानना परम आवश्यक है। इस प्रकार से हमको इसको समझना पड़ेगा, और इन तमाम प्रकार की चीज़ों को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही हम आगे बढ़ते बाबू, उसके बाद में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, मनु को आप लोग जानते हो कि मनुस्मृति रचना है, उसमें वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के बारे में बताई गई बातें। वर्ण व्यवस्था क्या है, ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीदा बाहुराज्यान्यः कृता उरुतस्य तपस्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। यानी कि वर्ण व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ बाबू, वर्ण व्यवस्था जो होती है इसमें ब्राह्मण सबसे उच्च स्थिति में होता है, ठीक है, ब्राह्मण, उसके नीचे कौन होता है, क्षत्रिय, ठीक है, उसके बाद में कौन होता है, वैश्य, और उसके बाद में कौन होता है, शूद्र। अच्छा, जो है ब्राह्मण है, ब्राह्मण की बात की है, विद्या अध्ययन अध्यापन ये तमाम प्रकार के कार्यों को करवाता था। क्षत्रिय लोग दान वगैरह करते थे, यज्ञ करते थे, रक्षा करते थे सभी लोगों की। और इसके अलावा वैश्य जो होते थे ये पेट पालने का काम करते थे, यानी रोजी रोटी करने का सवाल। यानी कि आप देखते हैं जैसे कि जो बनियागिरी आजकल लोग, जैसे कि दुकान वगैरह खोल लेना या इसी प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ों को करना जो कि पेट पालने से संबंधित होते हैं, व्यापार वगैरह करना, ये सब इनका कार्य था। शूद्रों का कार्य था खेती वगैरह करना और इन सभी की सेवा करना। सेवा करने का मतलब ये नहीं कि पैर दबाना जा करके, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी। सेवा करने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं पे जो है ये लोग जो है कहीं न कहीं पे जो है खेती करते थे, तो खेती करना ही एक प्रकार से सेवा का ही अंश। तो एक प्रकार से ये 4 वर्णों में समाज जो है बटा हुआ था। मनुस्मृति में इन बातों को बताया गया है, और कहीं न कहीं पे वर्ण व्यवस्था जो है ये ठीक व्यवस्था थी अपने समाज की, और आज तक भी ये प्रासंगिक है कहीं न कहीं पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में नगरों की जो व्यवस्था है, आप देखिए इसमें चेंजमेंट आ रहा है, इसीलिए अब हर जाति का व्यक्ति हर प्रकार के जो है पेशे को कर रहा है। लेकिन पहले बेरोजगारी जैसी कोई समस्या नहीं थी। आज के वर्तमान समाज में बेरोजगारी जैसी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गई है। क्यों उत्पन्न हो गई? क्योंकि उस समय क्या था, ब्राह्मण लोग शिक्षा वगैरह देते थे, आजकल सभी लोग शिक्षा दे रहे हैं। पहले क्षत्रिय लोग ही रक्षा करते थे, आज सभी लोग फौज में जा रहे हैं। पहले जो है कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं जो है वैश्य लोग ही दुकान वगैरह खोला करते थे, व्यापार करते थे, आज सभी लोग कर रहे हैं। पहले शूद्र लोग ही खेती करते थे और ये सब चीज़ें करते थे, आज सभी लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज का जो समाज है इसमें परिवर्तन हुआ है। पहले का समाज जो है कहीं ना कहीं पे ये समाज था, इसमें सभी जातियाँ एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहती थी और सभी लोग तालमेल से रहते थे। ये थी जो है वर्ण व्यवस्था। इसके बाद में आती है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था की बात करें तो 4 आश्रम बटे हैं। पहला आश्रम कौन सा हो गया आपका? पहला आश्रम होता है मेरे प्यारे दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम होता है आपका वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा आश्रम होता है आपका ठीक है जो है क्या बोलते हैं उसको, संन्यास आश्रम। तो जो है जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचारी हो जाओ। ब्रह्मचारी का मतलब ये है कि शुरुआत में आप 0 से लेकर के 25 यानी जब आप पैदा हुए उससे लेकर के 25 साल तक आपका विद्या अध्ययन संस्कार, यानी विद्या अध्ययन के लिए आप गुरुकुल में जाते हैं और उसके बाद में यहीं से आपका संस्कार, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से लेकर के 25 साल तक चलता है। इसी के अंतर्गत जो है व्यक्ति जो होता है उसके मस्तिष्क का विकास, शारीरिक विकास, तमाम प्रकार के सारे विकास लगभग हो चुके होते हैं। ठीक है, इसी में विद्या उद्या वो सीख लेता है। उसके बाद 25 साल की अवस्था के बाद में 25 साल से लेकर के और 50 साल की जो अवस्था है इसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम का समय। इसमें आपको गृहस्थी अपनी बसानी चाहिए। जैसे ही शादी हो जाती है, शादी यानी कि विवाह संस्कार के बाद में व्यक्ति जो होता है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और जो अपने और उसके आश्रित होते हैं उनकी सेवा करता है। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसकी प्राप्ति के लिए लगातार लगा रहता है। तो धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की पूर्ति ये इसमें करता है ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें गृहस्थ आश्रम में। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ होते हैं जो कि मनुष्य के जीवन के होते हैं। धर्म यानी होता है ऐसा मार्ग जिस मार्ग पर चल करके आपको अच्छे तरीके से आप अपने जो है तमाम अपने जीवन को यापन कर सके। यानी धर्म मतलब धारण करना। धर्म ये बताता है कि आप कौन से कार्य करेंगे वो सही है, कौन सा कार्य आपके लिए गलत है। धर्म मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सत्य है और धर्म कहीं ना कहीं पे अपने आप में अडिग है। धर्म को चलाने वाले कुछ लोग हैं जो कि धर्म को भ्रष्ट करने के लिए आतुर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि धर्म को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो धर्म में कहीं ना कहीं पे किसी धर्म में नहीं बताया जाता कि आप जाकर के आतंकवाद करो, ये करो, वो करो, और कोई धर्म ये नहीं बताता। बस धार्मिक जो गुरु होते हैं कुछ लोग, वो लोग जो है इस प्रकार की कट्टरता को पैदा करते हैं। कुछ राजनीतिक दल के लोग होते हैं वो आपको लड़ा भिड़ा करके मारने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से आपके मन में विचारधारा उत्पन्न होती है। ठीक, तो ये धर्म माने होता है कि कौन से कार्य अच्छे हैं, कौन से कार्य बुरे हैं, कार्यों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए आपको धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है धर्म।
अर्थ की बात की, धार्मिक ग्रंथों में लिखे गए चीज़ों को उसके अनुसार आप जो है अर्थ को कमाएं, पैसे को कमाएं। पैसे को धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलकर आप अर्थ यानी पैसे को कमाएं, और पैसे को कमाने के बाद में काम यानी अपने काम माने क्या होता है, अपने जीवन की समस्त इच्छाएं। तो आपके जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके अर्थ की प्राप्ति करना, ये क्या कहलाता है, ये पुरुषार्थ के 3 अंग हो जाते हैं। लेकिन जीवन का चरम और परम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना, और मोक्ष प्राप्ति तभी संभव है जब आप धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का तालमेल बैठा पाएंगे। जिस प्रकार से मैंने बताया कि अपनी जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके आप जब धन का उपार्जन करते हैं, जब आप पैसे को कमाते हैं, और इस प्रकार से जब आप कम कर्म कर लेते हैं, अपने और अपने आश्रितों का कहीं न कहीं पे पेट पालन कर लेते हैं, तो आपके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है और आप अच्छे तरीके से मोक्ष परिगामी हो जाते हैं। यानी कि जीवन के जो आवागमन का बंधन है उससे आप मुक्त हो जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है आपका क्या, इसको कहा गया है क्या, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, और 5 पितृ ऋण, मतलब 5 ऋण होते हैं जो कि पैदा होते ही व्यक्तियों को देने होते हैं, खासकर हिंदू धर्म में बताया गया है। और ये आश्रम व्यवस्था जो है मनुस्मृति में बताई गई, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आश्रम व्यवस्था में ये आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। अच्छा, बिना आश्रम, अच्छा इसमें आपको धर्म, अर्थ, काम यानी जीवन की जो समस्त इच्छाएं होती हैं वो आपकी संन्यास आश्रम में आकर के पूरी होती है। ठीक है, तो जीवन की, चूँकि मनुष्य जो होता है अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है, और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ये तमाम प्रकार के क्रियाकलाप करता है और इन चीज़ों को किया करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो है 50 से लेकर के जो 75 साल का उम्र होता है, इस उम्र में व्यक्ति को जंगल की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए, यानी वानप्रस्थ, ये बताएगा वानप्रस्थ यानी जंगल की ओर, मतलब कि आप जंगल में जाकर के रहे नहीं, आप एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप जाएं, दूसरों को जो आपने गृहस्थ आश्रम में अनुभव किया, जो आपने विद्या अध्ययन किया था, आपने ब्रह्मचर्य आश्रम में, या जो आपने अभी तक अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव के हिसाब से बच्चों को गुरुकुल के रूप में या सभी दोस्तों, मतलब बच्चों के पास बैठ करके या सभी लोगों को थोड़ा बताएं, अपने और अपने आश्रितों को ये बताएं किस प्रकार से ब्रह्मचर्य में शिक्षा ग्रहण की जाती है और किस प्रकार से अपने जीवन में तालमेल बैठाया जाता है, किस प्रकार से बच्चों का प्रतिपाल, किस प्रकार से पत्नी का रखरखाव, किस प्रकार से हर एक चीज़ को मैनेज करना होता है। इन चीज़ों को बताते हुए भगवान नाम, राम नाम की माला को जपते हुए लोग आगे बढ़ते चले जाएं, और इस प्रकार से क्या होता है, ये होता है आपका जो है वानप्रस्थ। वान माने होता है जंगल, प्रस्थ माने होता है प्रस्थान करना, जंगल की ओर प्रस्थान करना, और रास्ते में जो कुछ भी मिले उनको ज्ञान देते हुए जाना, ये होता है वानप्रस्थ। तो 75 वर्ष की उम्र तक आप ये करें। अगर मान लेते 75 के साल में बच जाते हैं तो 75 से लेकर के 100 साल की जो उम्र बताई गई है, ठीक है, ये तो खास करके पहले समय के हिसाब से बताई गई थी। 100 आजकल 75-80 के बाद में लोग मर ही जाते हैं। ठीक, तो 75 से 100 का जो समय है, इसमें आप एक कोई बट वृक्ष ढूंढें, यानी पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, इन सभी के वृक्ष को ढूंढें, उसके नीचे बैठ करके आराम से एकांत में बैठ करके एक टाइम भोजन करते हुए आसानी से अपने आपको भगवान के मनन, चिंतन इन सभी में लगा दीजिए। आराम से बैठ करके अपने आप को भगवान से जो है जोड़ने का प्रयास करेंगे, और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको भगवान परिश्रम में बुलाते हैं और उसको कहीं ना कहीं पे बड़े अच्छे तरीके से उसका रख रखाव करते हैं, देख रेख करते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, सॉरी ब्रह्मचर्य कह रहे हैं, संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार से जीवन को 100 वर्ष की औसत आयु बना करके मनुस्मृति में 4 प्रकार के आश्रमों के बारे में बताया गया है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम, चौथा आश्रम संन्यास आश्रम। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये हो गया आपका आश्रम व्यवस्था। क्लियर हो गई बातें। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपके समझ में आ ही रही होंगी। अगला चीज़ है आपके लिए महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा बड़ी फेमस है, आप सभी को पता होगा किस प्रकार से महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के दम पर, आप देखिएगा किस प्रकार से लोगों को भगाया और लोगों के बारे में कहीं न कहीं पे चीज़ों को समझाया। और आप देखिएगा महात्मा गांधी के अलावा और कहीं ना कहीं पे जो लोग महात्मा गांधी को बुरा भला कहते हैं, मैं उनके लिए एक पेशकश खड़ी करना चाहूँगा। महात्मा गांधी की जैसा टक्कर का आप देखिएगा, इस प्रकार से नेता थे महात्मा गांधी। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के जो वैचारिक दृष्टिकोण, अगर इनकी बात की जाए, विचारों की जो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक पक्ष, तो महात्मा गांधी का सैद्धांतिक पक्ष कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा ढीला दिखाई पड़ता है। बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा ढीला इसलिए दिखाई पड़ता है
क्यों दिखाई पड़ता है बाबू? इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे सरक जाते हैं। महात्मा गांधी कहीं ना कहीं पे स्थिर नहीं रह पाते हैं किसी बात को लेकर के। कभी कभी तो ये राज्य विहीन राज्य की, मतलब कि कहीं राज्य ना हो, यानी राजा ना हो, बिना राजा के ही राज्य की कल्पना करते हैं। और कहीं कहीं पर आप देखिएगा तो यही महात्मा गांधी राज्य की बात करते हैं। ठीक, महात्मा गांधी का मुख्य रूप से जो विचार है वो गीता पर ही आधारित है। मुख्यतया बात की है गीता, जब महात्मा गांधी दातून किया करते थे तो ये गीता के एक अध्याय को पढ़ लिया करते थे। इस प्रकार से सत्य और अहिंसा की बात की जाए महात्मा गांधी की, तो सत्य में बात की, सत्याग्रह का मूल लक्षण सत्य ही था। और जिस बात पर हमने सत्याग्रह किया था वह सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। इसीलिए व्यक्ति सत्य के लिए युद्ध कर रहा है, सत्य ही सर्वोपरि होता है, उसे प्राप्त करने का लक्ष्य है सत्य के मार्ग पर चलकर अपनी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति की जाए, ये महात्मा गांधी कहते थे। और यही बात सनातनी धर्म में बताई गई है, गीता में बताई गई है। कहीं पर हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी मानते थे। प्रेम मार्ग पर और व्यवहार के द्वारा ही सत्य मार्ग पर चला जा सकता है, ये भी महात्मा गांधी कहते हैं। और कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। और सत्याग्रह का मार्ग सत्य और अहिंसा एवं प्रेम है, ये बताया। सत्याग्रह का जो आंदोलन चलाया महात्मा गांधी जी ने, सर्वप्रथम सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। और आपके सार्वजनिक कहीं न कहीं पे आप देखते हैं महात्मा गांधी ने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ इसी से होता है। और वहीं की सरकार भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करती थी। इतना ही नहीं, उन्हें नागरिक अधिकार भी नहीं प्राप्त करती थी। और इसमें सुधार के लिए उन्होंने सत्याग्रह चलाया और कहीं न कहीं पे अपना शस्त्र बनाया सत्याग्रह को, और इसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त करी। और सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर के बना सत्य और आग्रह, सत्य पर डटे रहना, यह होता है सत्याग्रह का मतलब। इस प्रकार से ये सत्याग्रह। अहिंसा की बात की जाए, सत्याग्रह में अहिंसा भी अंतर्निहित था। और अहिंसा वह शब्द शास्त्र या पाठ होता है भाई जो हमें हिंसा करने से क्या करता है, रोकता है। हिंसा करने के लिए हमको जो है कहीं ना कहीं पे प्रतिबद्ध करता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। और हिंसा की भावना को केवल दबाने तक ही सीमित नहीं है अहिंसा, बल्कि आप देखिएगा मन, वचन और कर्म से अहिंसक बनने की प्रेरणा भी देता है। शत्रु से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की शिक्षा देती है। आपको बता दूं, घृणा और द्वेष करने वाले व्यक्तियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की शिक्षा देती है। और वास्तव में सत्य और अहिंसा एक दूसरे से इतने अधिक घनिष्ठ संबंध है बाबू कि उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है, गांधी जी ने कहा है। गांधी जी ने इस बात को लेकर कहा कि ट्रूथ इज द एंड, लव मीन्स द एंड। क्या कहा कि ट्रूथ इज द एंड, लव मीन्स दियर टू। ओके, यानी कि मैं आपको बता दूं बाबू कि सत्य और अहिंसा ये सत्याग्रह के दो पहलू हैं। जब आपसे कोई बहुत ज़्यादा नाराज रहता हो, आपसे बहुत ज़्यादा परेशान है तो आपको देख करके, और आप जब बार बार गांव का लोग आपसे देख करके, कुछ लोग परेशान है, आप जाकर के उनके पहले ही करो, रोज़ सुबह संजय उठ के पहले ही करो जा करके, चाचा पाए लगी, दादा पाए लगी, तो वो लोग क्या करेंगे, आपसे जितना जलते थे उतना ज़्यादा क्या हो गया, और ज़्यादा उनको जलन होगी। तो कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से, जिस प्रकार से कहते हैं ना कि दाल में जो है अग्नि में घी डालने का प्रयास, तो आग में घी डालने का प्रयास प्रेम और अहिंसा करता है। तो जो न कर पाए बंदूक की गोली, वो कर जाए मात्र मुंह की बोली। गोली से तो बचा सकता है बाबू, बुलेट प्रूफ कार में बैठ गए, दीवार के पीछे छुप गए तो मान लेते हैं तो उससे बच गए हम गोली से, लेकिन बोली से नहीं बचा जा सकता। दीवार के इस पार भी जाती है बोली, उस पार भी जाती है। और बोली के कारण से ही तो देखते हैं लोग, बोलियों से बचने के लिए लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, आप सोच लो। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप उससे जीत नहीं सकते, तो उसे प्रेम से मारिए, लड़कर नहीं। लड़ने से आपकी तमाम प्रकार की हानि होगी। प्रेम से उसको, कुछ दिन बाद वो खुद ही आकर के तुम्हारे चरणों में हो जाए, अरे भैया यार हमसे गलती हो गई। अच्छा, जब आपका दुश्मन आपसे आकर के ऐसे कह दे तो कितना अच्छा लगेगा आपको, ये चीज़। अगला पॉइंट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर के सामाजिक विचारों को समझना पड़ेगा आपको।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात की जाए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं, इनको कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते होंगे। तो इनके विचारों को भी हमको पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना है। और इस समाजशास्त्र में इसको स्थान दिया गया है, सामाजिक विचारों, मतलब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं जिस प्रकार से इन्होंने समाज से संबंधित विचार दिए हैं उनको जानना पड़ेगा। और ख़ास करके इन्होंने जो उच्च जातियाँ थी, जो सवर्ण जातियाँ थी, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं पे जो निचली कास्ट की जातियाँ थी उन पर अत्याचार किया, और ख़ास करके वो जैसे कि पानी वानी पीने का जो मामला होता है या छुआछूत का मामला, इस पर इनके विचारों को आप देखिएगा। और इस प्रकार के विचार आते हैं, और कहीं ना कहीं पे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को भी यहाँ पर हमको देखना चाहिए, और इसीलिए इसको सिलेबस में संकलित किया गया है। और भीमराव अम्बेडकर बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, और ख़ास करके आप देखिए, आपको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति ज्ञानी होने के साथ ही साथ उसके कुछ कहीं ना कहीं पे, जैसे महात्मा गांधी जी के कुछ नकारात्मक पहलू हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल इनके सकारात्मक पहलू ही नहीं हैं, इनके नकारात्मक पहलू भी हैं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। और अगर इससे किसी व्यक्ति को मैं विनती करता हूँ आपसे, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, चाहे वो महात्मा गांधी के समर्थक व्यक्ति हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर के समर्थक हो, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई के हो। मैं आपको बता दूं कि मैंने जिस प्रकार से मैं वास्तविक चीज़ों पर चर्चा किया हूं भाई, इसको लेकर के मुझे कहीं ना कहीं पे ये मत करना कि सर जी आप जो है इस प्रकार से बोल रहे थे, उस प्रकार से, चूँकि हम लोगों का काम है, चूँकि भाई जो वास्तविक चीज़ें जो फैक्ट है वही मुझे पढ़ाना पड़ेगा। मैं कितना बड़ा सनातनी हूँ, मैं कितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, मैं सभी धर्मों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं धर्म के बारे में जब कोई जो बुराइयां फैली हुई हैं, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उसको हम ही लोग ना मिटाएंगे ना, कि कोई दूसरा आकर के मिटाएगा, हम ही लोग मिटाएंगे। तो ऐसा नहीं कि मैंने सवर्णों का समर्थन किया है, निम्न जातियों के लिए मैंने कुछ नहीं बोला है। निम्न जातियों को हमेशा मैं सामने रख करके कि उनको सामने लाया जाए, उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाए, व्यवस्था की जा रही है, इसको मानना। और कहने के फिर जो लोग उसको नहीं मान रहे उनको भी समझना पड़ेगा कि वो चीज़ माने। और आजकल जो ये हिंसक प्रवृत्ति आप देखते हैं, हिंसक प्रवृत्ति जो लोग कर रहे हैं वो हिंसक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आजकल जो लोग कहीं ना कहीं पे लोगों की मानसिकता को मतलब सवर्णों के प्रति उकसा रहे हैं कि सवर्णों ने ऐसा किया वैसा किया, तो भाई वो समय बीत चुका है। बदला लेने की भावना व्यक्ति को नश्वर बना देती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब नश्वर मतलब कहने का मेरे मतलब ये कि बदला लेने की भावना आपको कहीं ना कहीं पे आपके विकास में बाधा उत्पन्न करती है। ये बात 100% आप जान लीजिएगा। आप तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर कमा करके आप अपने आप को बड़े लेवल तक, जैसे भीमराव अम्बेडकर अगर वहीं पर जाकर के लड़ाई भिड़ाई करते, झगड़ा करते जाकर के सभी सवर्णों से कि तुम मुझे घाट पर पानी क्यों नहीं दे रहे हो, तो आज साथ भीमराव अम्बेडकर जी के विचार हम लोग ना पढ़ रहे होते। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रेम से मारा, कलम से मारा, ना कि लड़ भिड़ करके। तो जो भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर आजकल हिंसा और ये तमाम प्रकार के ग्रुप्स बना रहे हैं, तमाम प्रकार के दुनिया भर का ये कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ों को ये कर रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा है, धर्म को बर्बाद करें, जो सनातन के भगवान राम के प्रति या श्री कृष्ण के प्रति या अन्य जो धर्म के मतलब जो भगवान हमारे हैं उनके प्रति जो अनाप शनाप बोल रहे हैं वो प्लीज़ बंद कर दीजिए बोलना, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं पे आपको शोभा नहीं देता है। और भीमराव अम्बेडकर जी ने इस प्रकार की विचारधाराओं का समर्थन कभी भी नहीं किया है। इस बात को भी आपको जानना पड़ेगा। आप जाकर के किसी की बरगलाए में ना आए, उनके विचारों को पढ़िए, उसके बाद में अपने जो है चीज़ों को समझिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर समझना पड़ेगा। जब हम सब चर्चा करेंगे तो हम तमाम प्रकार के जो आपके अंदर नकारात्मक पहलू भरे हुए हैं उनसे आपका पर्दाफाश हट जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सोशियोलॉजी मेरे साथ पढ़ें खास करके, तो एक बात मैं आपसे हमेशा विनती करता हूं और करता भी रहूँगा कि आप अपने जो धार्मिक चश्मे हैं उनको उतार करके बैठिएगा, चाहे वो हिंदू धर्म के हो आप, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे ईसाई चाहे सिख के हो। क्योंकि जब धार्मिक आलोचना होती है, समाजशास्त्र में होती है भाई, समाजशास्त्र में तमाम प्रकार की विचारधारा चलेंगी। एक विचारधारा मैं बताऊंगा, उसकी आलोचना भी करूंगा, उसके अच्छे गुण और बुरे गुण भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसको समझना आपको पड़ेगा, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि आपका धर्म है। और आप अगर उसकी बुराइयों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप उसकी बुराइयों को नहीं खत्म करेंगे तो कौन करेगा? यह आपका परम कर्तव्य है, आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने धर्म में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो व्याप्त बुराई है, उसको खत्म करें। आप तो राजनीति के प्रति धर्म जो है उठाते हैं कि राजनीति में इतनी भ्रष्टाचार है। आप अपने धर्म में घुस करके अपने धार्मिक गुरुओं से बताइए, हाथ जोड़ करके विनती करिए, जो तमाम प्रकार की चीज़ें आपको बताए उनसे विनती करिए कि प्रभु इस प्रकार से चीज़ों को एक प्रकार से कहने के पे थोड़ा सा मैनेज करिए,
तो ये चीज़ है। लेकिन अब लोग क्या कहते हैं कि पंडित लोग बहुत लूटते हैं, ये भी बात सामने आती है कि पंडित बड़े लालची होते ही करते हैं। ये बात पूर्ण रूप से नकारात्मक है। क्यों नकारात्मक है? क्योंकि पंडित आपको लूटने नहीं आता है। जब रात भर आपके लिए वो शादी करवाता है, एक बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ये सकारात्मक पहलू बता रहा हूँ मैं। रात भर मान लेते शादी करवाया, ठीक है, आपके यहाँ था, और बगल में कोई व्यक्ति और गया, तो उसने चूँकि 14-15 साल पढ़ा है, उसने पढ़ाई की, संस्कृत पढ़ा, गुरुकुल में जाकर के वेदों का अध्ययन किया, उसने रामायण महाभारत गीता पढ़ा, उसके अंदर उसने अपने जीवन के तमाम प्रकार के समय, जब आप एंजॉय कर रहे थे, जब आप जो है कहीं ना कहीं पर रंगलीला मना रहे थे, जब आप घूम रहे थे, विदेशों की यात्रा कर रहे थे, जब आप नाना प्रकार के विषय भोगों की सुविधा आनंद कर रहे थे, तब वो सरयू नदी में या गंगा नदी में सुबह उठ करके 4:30 बजे डुबकी लगा करके और सुबह 5 बजे से आरती करना प्रारंभ कर देता था वो, और जा करके फिर उसके बाद में 2-3 घंटे फिर प्रार्थना करता था, यज्ञ हवन करता था ताकि वातावरण शुद्ध हो, इस प्रकार के काम किया करता था। उस चीज़ को कहीं ना कहीं पे उसका प्रतिफल आपको देना चाहिए। यानी कि आप लोग कहते हैं कि भगवान दक्षिणा नहीं मांगते हैं, भगवान पैसा नहीं मांगते हैं, आपके पास नहीं है आप मत दीजिए उसको, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए पंडित जी से कि जो है पंडित जी हमारे पास नहीं है, और इस प्रकार से। लेकिन जब वो देखता है कि आप जो नाचने वाली होती है उसको बुला लिया, आर्केस्ट्रा बंधवा ले हो, 25,000 रुपया वाका उठा के दे दो, और सवेरे जब पंडित का मामला आता है, मैंने कई जगह पे देखा है, तो लोग बहस कर देते, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आकर के कहते हैं, अरे पंडित जी हम बहुत ब्याह करवायन है, और ऐसा करो कि जो है निबरो काटो जबरो काटो, ये नहीं कहेंगे कि, अब ये नहीं बताएंगे अरे पंडित कौनो कुदार गोड़े हो है। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि पंडित जी कुदार गोड़े हो, अरे यार वो बेचारा तुम्हारे लिए आया है, अपने परिवार को रात में छोड़ करके, अब उसके परिवार की कोई जा करके कहीं ना कहीं पे अगर कोई दुश्मन हो मान लेते रात में जा करके कुछ कर दे, आप सोचो वो अपनी फसलों को छोड़ करके, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके आपके यहाँ पर रात भर जा करके, और आपके यहाँ का खाना भी नहीं खाता है कि वहाँ पर जा करके केवल मीठा उठा कुछ खा लिया, बाकी आपके यहाँ का खाना भी नहीं खाता है, और जा करके पूजा करवाता है, आपकी शादी करवाता है, आपके लिए मंत्रोच्चार पढ़ता है, आपके लिए आशीर्वाद भगवान से कहीं ना कहीं प्रार्थना करता है आपके लिए। भगवान है, इसमें दो राय नहीं। जो आजकल बोल रहे हैं कि भगवान नहीं है, ऐसा है दुनिया भर का, उनको मुझसे मिलवाइए, उनको मैं बताऊँगा भगवान है, भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिस प्रकार से पीएचडी करने के लिए आपको एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आपको पीएचडी जरूरी होती है, उसी प्रकार से आपको भगवान से मिलने के लिए आपको अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, आपसे भगवान को तारतम्यता स्थापित करनी पड़ेगी, आपको ध्यान चिंतन मनन कीर्तन भजन इत्यादि करना पड़ेगा, जो नवधा भक्ति बताई गई तुलसीदास जी के द्वारा, वो करना पड़ेगी। ठीक है। और भगवान ये नहीं कहते कि कोई जैसे सबरी के यहाँ पर जूठी फैल सबरी का खाया, सबरी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे आदिवासी प्रवृत्ति की थी, तो भगवान क्षत्रिय थे, वो जाकर के खाते नहीं खाना चाहिए उनको, अगर जाति व्यवस्था ऐसी फैली थी, लेकिन खाया उन्होंने दिखाया कि ये छुआछूत जैसी व्यवस्था है ये नहीं थी, लेकिन लोगों ने इसको बढ़ाया। छुआछूत इसीलिए बढ़ा, आप देखते तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, इस पर चर्चा करेंगे किसी दिन, इसका भी एक कारण है, इस पर रिसर्च किया मैंने, इसको डीप जा करके पढ़ा, इसके भी कई कारण हैं, चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल चर्चा करना उचित ना होगा। लेकिन आपके सिलेबस में तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, इन पर चर्चा करना पड़ेगा। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को पढ़ेंगे तो और चीज़ों को मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा। महात्मा गांधी की सत्य अहिंसा की बात करेंगे तो भी हम चर्चा करेंगे, मनु के वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की बात तो और भी चर्चा करेंगे। भारत में सामाजिक विचारों का विकास किस प्रकार से हुआ, तमाम प्रकार के विचार इसमें आपके गुम्फित रूप से आपके समक्ष आएंगे और आपको पढ़ना पड़ेगा। इन तमाम प्रकार के मुद्दों को मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि ये क्लास आप देख लीजिएगा, आज शायद आपकी क्लास ये सोशियोलॉजी की जो 7 टॉपिक्स बचे थे वो ना हो पाए, लेकिन यही शुरुआती 7 टॉपिक्स जो मैंने बता दिए, इनकी आपकी क्लास अगर आप लोगों ने देख ली, निश्चित तौर पर आपके पेपर्स में यहीं से प्रश्न आएंगे, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। चूँकि आज क्या है, भारत और पाकिस्तान का मैच है, तो भाई आज की क्लास मैं नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मैं आज मैच देखूँगा। ठीक है, मैच देखूंगा, किस तरीके से मैच मुझे पसंद है और मैच में देखूंगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन यही है कि आप लोग जो है ये जो पुरानी मेरी जो मॉडल पेपर पढ़े उनको देख लीजिएगा, और जो 7 टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं कल उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। और प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार की अगर आपके मन में ठेस पहुँची हो मेरे इस लेक्चर से, मेरे इस वक्तव्य से, मेरे सिलेबस डिस्कशन से, तो आप लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा हूँ। तो आप लोग इससे बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं पे बुरा मत मानिए किसी बात का। जो धार्मिक कट्टरतावादी है वो खासकर बुरा मानेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा कट्टरता को त्याग करके पढ़िए, बिल्कुल। ठीक है, चलिए बाबू, धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों को गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।